नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां एक अकेले विचार ने, सिर्फ एक आइडिया ने पूरे यूरोप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो आइडिया था राष्ट्रवाद। सवाल तो यही है ना, कि आखिर कैसे एक विचार में इतनी ताकत हो सकती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह था, जहां एक चिंगारी गिरी और देखते ही देखते पूरे महाद्वीप में आग लग गई। तो वो पहला डोमिनो क्या था? वो था राष्ट्रवाद का जन्म। ये महज एक किताबी शब्द नहीं था, बल्कि क्रांति की आग में पैदा हुई एक बेहद शक्तिशाली, एक नई भावना थी। तो आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या? देखिए, ये अपनेपन की एक क्रांतिकारी भावना थी। इसे ऐसे समझिए, पहले लोग सिर्फ राजा की प्रजा हुआ करते थे, सब्जेक्ट्स, लेकिन अब वो एक राष्ट्र के नागरिक यानी सिटीजन्स बन रहे थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था, पहचान का बदलाव। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1789 के फ्रांस से। उस वक्त वहां का शासक था लुई सोलवा, एक ऐसा निरंकुश राजा जिसके राज में समाज अन्याय और गैर बराबरी में डूबा हुआ था। देखिए, ये क्रांति कोई अचानक नहीं हुई थी। ये तो सालों से सुलग रहे एक सामाजिक ज्वालामुखी का फटना था। एक तरफ था वो अत्याचारी राजा और उसके पादरी और कुलीन वर्ग, जिन्हें सारे हक मिले थे, और दूसरी तरफ थी विशाल शोषित आबादी, किसान, मजदूर, जो सामंती व्यवस्था के बोझ तले पिस रहे थे। और इसका नतीजा बेहद नाटकीय। राजा लुई सोलहवें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और उसी के साथ जन्मा नागरिकों से बने एक राष्ट्र का शक्तिशाली विचार, एक ऐसा विचार जिसे अब कोई दीवार, कोई राजा रोक नहीं सकता था। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की, वो शख्स जो इस क्रांति की चिंगारी को अपनी तलवार की नोक पर पूरे यूरोप में ले गया, फिर चाहे किसी देश को ये पसंद आए या ना आए। नेपोलियन का उठना और गिरना दोनों ही किसी तूफान की तरह तेज था। एक मामूली सैनिक से फ्रांस का सम्राट बनना, और फिर वाटरलू की जंग में हारकर एक अनजान टापू पर मर जाना, वो सचमुच बदलाव की एक आंधी था। लेकिन नेपोलियन का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ जहां जहां वो जीता, वहां उसने समानता, समान कानून और सुधार जैसे क्रांतिकारी विचार फैलाए। लेकिन दूसरी तरफ उसी के विदेशी राज ने दूसरे देशों में फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त राष्ट्रवादी गुस्से को भी जन्म दिया। और ये बात ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक के इस मशहूर कथन में बिल्कुल साफ दिखती है। फ्रांस की ये क्रांतिकारी उथल-पुथल अब कोई अंदरूनी मामला नहीं रह गई थी। ये एक छूत की बीमारी की तरह पूरे यूरोप में फैल रही थी। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की पुरानी ताकतों ने, मतलब पुराने राजघरानों ने, एक जवाबी हमला किया। वियना में एक मीटिंग हुई जहां मैटरनिक जैसे नेताओं ने एक हताश कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वो समय का पहिया पीछे घुमा देंगे, नेपोलियन के सारे बदलावों को मिटाकर पुरानी राजशाही को वापस ले आएंगे। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। राष्ट्रवाद का जो जिन बॉटल से बाहर आ चुका था, वो वापस जाने वाला नहीं था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जिन ने, इस भावना ने कैसे नए नए देशों को गढ़ा, कैसे नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इटली के एक होने की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके 3 नायकों को जानना। पहले थे मित्सिनी, इस पूरे सपने की आत्मा। फिर आए कावूर, वो शातिर दिमाग जिन्होंने राजनीति से रास्ता बनाया। और आखिर में थे गैरिबाल्डी, वो तलवार जिसने मैदान में जंग जीतकर सपने को हकीकत में बदला। अब इटली से जरा जर्मनी की तरफ चलते हैं। यहाँ एक नई महाशक्ति का जन्म हुआ, लेकिन इसका तरीका अलग था। इसे बनाया गया था रक्त और लौह से, और इस पॉलिसी के पीछे का चेहरा था ऑटो वॉन बिस्मार्क, एक बेहद कठोर और प्रैक्टिकल नेता। बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति का मतलब बिल्कुल सीधा था। उनका साफ मानना था कि जर्मनी को एक करने का काम मीठी मीठी बातों से या भाषणों से नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, फौज की ताकत और जंग। और उन्होंने अपने इस प्लान को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया। एक के बाद एक 3 निर्णायक युद्धों में, पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और आखिर में फ्रांस को हराकर उन्होंने एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की नींव रख दी। और साल 1871 तक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद यूरोप के नक्शे पर अब एक शक्तिशाली एकजुट जर्मनी और एक एकीकृत इटली मौजूद था।
महाद्वीप में शक्ति का संतुलन अब हमेशा के लिए बदल चुका था। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो विचार था, राष्ट्रवाद, जिसने देशों को बनाया, क्या उसने दुनिया को बनाया या तोड़ा? इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है, जटिल और अक्सर विरोधाभासों से भरी हुई।